भी हैं। तो परसेंटेज के हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं अभी, और आप खुद भी प्रैक्टिस करते रहना, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। उसी से रिलेटेड टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, वो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। सभी को दिख रहा है ना जो लिख रहा हूँ मैं? ओके। तो इसमें बेसिक जो कंसेप्ट है वो हम पहले देख लेते हैं स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो PYQs आए हुए हैं। ठीक है। इसमें बहुत ही एक छोटा सा एक ही कंसेप्ट है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु हमने खरीदी है, यानी कि दो प्राइस होते हैं ना, एक तो खरीदने का होता है जिसको हम हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस, और एक होता है सेल प्राइस, जिस पे कोई चीज बेचते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक। कॉस्ट प्राइस से हम कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, और सेल प्राइस पे कोई भी ऑब्जेक्ट बेचते हैं। तो हमें प्रॉफिट कब होगा? अब आगे से मैं इसको CP बोलूंगा और इसको मैं SP बोलूंगा। ठीक है। तो हमें प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा SP है वो CP से ज्यादा होगा, यानी हमारा विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमने खरीदा है उसे महंगा बेच देंगे तो हमें लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो, कैसे निकालेंगे हम? प्रॉफिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लाभ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? SP माइनस CP। ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ तक डाउट किसी को? ये तो सिंपल मतलब बेसिक चीज सीखते हैं बचपन से, वही चीज है। ये तो प्रॉफिट निकल गया। अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालूं तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? तो वो कैसे निकालूंगा? SP माइनस CP मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस पे होगा? जिस जिस पे मैंने कोई चीज को खरीदा था, यानी कि मेरे कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होगा ना। कि मैंने कोई चीज खरीदी है, उसको महंगी बेच दी, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ। इट मीन्स कि मेरे को प्रॉफिट किस बेस पे हुआ है? मेरे कॉस्ट प्राइस पे हुआ है। यानी कि मैंने कोई भी चीज खरीदी थी, उससे महंगी बेच दी, यानी कि वो मेरा बेस हो गया। उससे महंगी बेच दी मतलब वो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। दोनों का डिफरेंस वो प्रॉफिट होगा। वो परसेंटेज में ऐसे निकाल लूंगा। ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंट है, ये प्रॉफिट है। यहाँ तक डाउट किसी को? भी ये प्रॉफिट है, इस बेस पे निकाल रहा हूँ मैं। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज होगा, तो इतने परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक। यहाँ तक डाउट किसी को? डिलीट डिलीट हो गया वो सारा, चलो कोई नहीं। ठीक है। तो आपको समझ में आया ना प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट होगा मेरा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाऊंगा, यानी हिंदी में बोलूँ तो मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाऊंगा। ठीक है। इसको मैं SP और CP बोलूंगा बार बार, थोड़ा बोलना इजी रहेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालूंगा? लाभ का प्रतिशत कैसे निकालूंगा?
एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। यानी कि मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो मेरे कॉस्ट प्राइस पे हुआ है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने खरीदा था, उसको मैंने महंगा बेच दिया तो मुझे प्रॉफिट हुआ। तो मेरा बेस है वो कॉस्ट प्राइस है, तो इसलिए इस फॉर्मूले में नीचे कॉस्ट प्राइस आया है। सिमिलरली अगर मुझे लॉस हो तो लॉस कैसे होगा कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट को महंगा खरीद लिया और फिर सस्ते में बेच दिया। इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है सेल प्राइस से। मेरा क्रय मूल्य है वो मेरे विक्रय मूल्य से ज़्यादा है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज़्यादा होगा, तो मुझे हानि होगी, लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा? सी पी माइनस एस पी। भी मैंने कोई ऑब्जेक्ट जितने में क्या हो रहा है, ठीक है। लॉस कितना होगा मुझे? सी पी माइनस एस पी। यानी मेरा कॉस्ट प्राइस है वो सेल प्राइस से ज़्यादा है, मेरा क्रय मूल्य वो विक्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो मुझे लॉस होगा। और लॉस परसेंट कितना होगा? मतलब बेस तो यहाँ अभी भी वही है ना कि मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था, यानी कि मेरा बेस कॉस्ट प्राइस है। मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों कॉस्ट प्राइस पे निकलेंगे, यानी क्रय मूल्य पे ही निकलते हैं दोनों। यही हमारा बेस होता है। अगर हम चीज़ को इससे महंगा बेच देते हैं तो मुझे प्रॉफिट हो जाता है, अगर मैं महंगा जैसे बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। सीपी पे मैंने कोई भी चीज़ को खरीद के अगर मैंने महंगा बेच दिया तो मुझे प्रॉफिट होगा, एसपी अगर मेरा ज़्यादा हुआ। और मेरा अगर एसपी कम हुआ यानी सस्ता बेच दिया मैंने तो मुझे लॉस हो जाएगा। दोनों का बेस यही रहेगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज के लिए निकालते हैं। तो आपके पास केवल दो ही फॉर्मूले हैं, हर जगह ये सेम कंसेप्ट यूज होगा। हम इसी को बेस बना के आगे सारे क्वेश्चन करेंगे। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए पीवाईक्यूज मैंने देखे हैं वो सारे इसी के बेसिस पे आए हुए हैं। ठीक है, तो एक प्रॉफिट का फॉर्मूला है अपने पास, एक प्रॉफिट परसेंटेज का है, एक लॉस का है, एक लॉस परसेंटेज का है। ये क्या होगा? इसमें एस पी ज्यादा होगा क्योंकि महंगा बेचा है, सस्ता खरीदा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें सीपी ज्यादा होगा। फॉर्मूले दोनों सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये ऊपर जो ज्यादा है उसमें से घटा देंगे, अदरवाइज तो माइनस में वैल्यू आएगी। माइनस का तो कोई सेंस नहीं होगा प्रॉफिट और लॉस में। तो यहाँ तक डाउट है किसी को? नो सर, नो डाउट। है ना, ये अपना बेस है। हेलो, यस सर, ये अपना बेस है। हाँ, हम इसी को बेसिस मतलब बेस बना के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आप नोट भी कर सकते हो या फिर आप अपने माइंड में भी सेट कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पिछले सालों में कुछ क्वेश्चन आए हैं वो कैसे। ठीक है, इसको बाद में करवाता हूँ, ताकि पहले थोड़ा इजी करवाता हूँ आपको, थोड़ा समझ। ये करो 40वां क्वेश्चन दिख रहा है ना? यस सर। A person bought a car, ये 2020 में आया हुआ है, एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख। ठीक, एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी थी तो उसको 3 लाख में बेच दिया। इफ ही इंकर्ड अ लॉस ऑफ 20%, उसको 20% का लॉस हुआ है, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार। यानी हमें उसका क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। उसका सीपी कितना है? एसपी में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, सोल्ड इट
सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितने में खरीदा हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, और लॉस हमें दे रखा है परसेंटेज में। तो लॉस परसेंटेज आपको बताया था, सिंपल सा ये तो इजी क्वेश्चन है। लॉस होगा इसका मतलब मेरा लॉस का मतलब मेरा सेलिंग कम है, मतलब सेलिंग रेट है वो सस्ते में बेच दिया मैंने, तो मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, सर लॉस परसेंट क्या ये आंसर होता है है। क्या इसका? क्या हुआ? इसका आंसर ए है क्या सर? 360। अभी करके देख लेते हैं। आंसर मुझे पता नहीं यार, मैं आंसर तो नहीं देखता, क्वेश्चन लेता हूँ। और तभी मैंने आपको बोला था कि आप ऑफिशियल आंसर की भी इनकी निकाल के रखना, पिछले 7-8 सालों के क्वेश्चन पेपर और सब की एक ऑफिशियल आंसर, वो प्रिंट आउट निकलवा के रख लो अपने पास। तो जितने क्वेश्चन मैं करवाता हूँ वो तो ठीक है, उसके बाद आप नए क्वेश्चन करके देखा करो। उतना टाइम नहीं मिलता है तो जितने हम यहाँ पे करते हैं क्लास में उनको वापस एक बार कर लिया करो घर पे, तो फिर थोड़ा कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो लॉस परसेंट दिया हुआ है 20, पहले से परसेंट में दे रखा है। सीपी मुझे बताना है, एसपी मेरा 3 लाख है, सीपी मुझे निकालना है इंटू 100। ये देखो ये सीपी यहाँ पे डिवीजन में है ना, इस साइड में लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, 20 सीपी हो जाएगा। या और भी इजी कर सकते हैं, 20 की टेबल से कट जाएगा नहीं 5 तो, ठीक है, 20 की टेबल से 21 जा 25। अब ये सीपी यहाँ पे डिवीजन में है, बराबर के साइड में आएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो सीपी बराबर, और ये देखो ये 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, सीपी इंटू 5 कितना होगा, 5 सीपी। 3 लाख को 5 से करूंगा तो 15 लाख। ठीक है, ये माइनस में इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 5 सीपी, ये प्लस का सीपी है, उस साइड में जाएगा तो 4 सीपी हो जाएगा। ये 5 है इधर, एक वो माइनस में होके आएगा तो 4 सीपी बचेगा। सीपी निकालना है तो इस 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा इसको। देखो कितना आता है, 27, 3,75,000। डी आएगा भाई, डी आएगा, ए नहीं होगा सर। यस सर, डी है आंसर, ये तो ऑफिशियल सिंपल आंसर की है, डी है। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखना है तो अपना, मतलब डी आ रहा है इसमें तो सिंपल ही है। ये तो मतलब हमने लिख लिया पूरा, 3 लाख को एग्जाम में सीधा 3 लिख सकते हो ना, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सारे जीरो डिफिकल्ट नहीं क्रिएट करेंगे। तो अभी आपका आंसर क्या आएगा, 3.75 आ जाएगा, तो उसको आप अज्यूम कर लेना 3 पूरा लिखो तो पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल अपने को इसी में वैल्यू पुट करनी है, अपने को सीपी की वैल्यू निकालनी है, एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो होपफुली सबके समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था ये। किसी को डाउट नो सर। नो डाउट। है ना, ये तो सिंपल, आगे बढ़ते हैं। ये 18 में आया हुआ क्वेश्चन। A shopkeeper sells an article at 40 rupees and gets X% profit। कोई भी शॉपकीपर है वो एक आर्टिकल को 40 रुपए में बेच देता है, उसको X% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है वो कम रहा होगा, तभी तो महंगा बेचा है तो प्रॉफिट हुआ है। तो हमें एसपी दिया हुआ है उसका 40, और प्रॉफिट दिया हुआ है X%। However, when he sells it at 20 rupees, अगर वो 20 में बेचता है, उसका एसपी 20 होता है, तो उसको लॉस होता है सेम परसेंटेज ऑफ लॉस, X% का ही उसको लॉस होता है।
अब उसने पूछा ओरिजिनल कॉस्ट यानी सीपी पूछा हमसे। दो कंडीशन दे रखी है, अगर एसपी इतना हो तो इतना प्रॉफिट होता है, अगर एसपी इतना हो तो इतना लॉस होता है। सीपी हमें निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है हमें x%। एक्स प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? एसपी माइनस माइनस सीपी सीपी बेस में डिवाइड सीपी। बाई सीपी इंटू 100। इस इंटू को मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि एक्स तो पहले से क्वेश्चन में है। ये इंटू है, ठीक। और दूसरा में क्या दे रखा है? ये सेम, ये भी वैल्यू सेम है, लॉस वाली भी। ये क्या होगा? सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100, है ना। लॉस का ये फॉर्मूला, ये प्रॉफिट का है। एक्स एक्स दोनों सेम है तो मतलब ये दोनों चीजें भी सेम ही होगी। मतलब मैं इस x की जगह ये लिख दूं या इस x की जगह ये लिख दूं तो भी एक ही बात है। x की जगह आप यहां से लिख दो एस पी माइनस, यहाँ पे एस पी अलग है, इसको एस पी वन लिख रहा हूँ मैं, इसको एस पी टू लिख रहा हूँ। एस पी वन माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी गुना 100 बराबर, मैंने इस x की जगह ये वैल्यू रख दी। ठीक है, और ये तो है ही अपना सी पी माइनस एस पी टू सी पी। एस पी अलग अलग है ना, एक जगह 40 एक जगह 20 है। सीपी तो सेम ही रहेगा, वो तो एक ही वस्तु है तो एक ही रेट में खरीदी होगी। अब देखो ये सीपी से सीपी कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक सब कैंसिल हो गया। क्या बचता है यहाँ पे? एस पी वन माइनस सी पी। एस पी वन क्या है? 40 है, तो इधर बचता है 40 माइनस सी पी बराबर सी पी माइनस एस पी टू अपना 20 है। अल्टीमेटली इतना बचता है अपने पास, ये 40 है, ये -20 मैं इस साइड में लेके आता हूँ तो +20 हो जाएगा बराबर, ये सी पी है, ये माइनस का सीपी उधर लेके जाता हूँ तो प्लस का सीपी हो जाएगा। मतलब एक साइड में मैंने ये नंबर वाले कर लिए, एक साइड में ये वेरिएबल कर लिए। 40 और 20 60 इक्वल्स टू 2 CP, CP प्लस CP 2 CP। तो CP कितना हो जाएगा? 2 CP की वैल्यू 60 है 30। तो ये 60 डिवाइड बाई 20 टू हो जाएगा। 30, तो आंसर 30 आ जाएगा। यानी इसका कॉस्ट प्राइस 30 रहा है। अगर वो 40 में बेचता है तो उसको कुछ परसेंट प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? 40 माइनस 30 डिवाइड बाई 30, ये निकालना नहीं है तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो अपना हो गया पूरा। तो ये 1/100/3 आप, 33.33। हाँ 33 पॉइंट समथिंग। और अगर मैं 20 में उसको बेच देता हूँ तो क्या होगा? फॉर्मूला ये होगा 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 30 इंटू 100, सेम 100/3 आ जाता है। यानी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में सेम आता है अगर मैं एस पी चेंज कर दूँ, 40 की जगह 20 कर दूँ, यानी एक्स की वैल्यू यही आती है। इसने एक्स पूछा नहीं, अगर एक्स पूछता है तो फिर एक्स की वैल्यू आंसर में ही आएगी 100/3। ठीक है। सर 40 और 20, 20 के बीच में वैल्यू 30 है, ऐसे भी तो हो सकता था डायरेक्ट। हाँ सीधा भी कर सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैंने तो पूरा कंसेप्ट के हिसाब से आपको बता दिया कि ऐसे हो जाता है। वैसे तो वही सिंपली आप ये रख के भी देख सकते हो ऑप्शंस, कुछ कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में इतने लेंदी होते हैं कि ऑप्शंस रख के जल्दी हो जाते हैं। बट ठीक है, ये तो कोई ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है। मतलब आप जब खुद करोगे तो अब ये सब चीज़ें ऐसे थोड़ी लिखोगे बड़े बड़े। आप, मैं तो सीधा यहीं से स्टार्ट करता भी, ये अपने को एक्स पता है दोनों में सेम है तो इधर मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ, इधर ये सीधी वैल्यू लिख दो, सीधा यहाँ पे आओगे फिर ये सीधा यहाँ आओगे। ये तो मैंने आपको बताया है कि ये लॉस का है तो इसलिए ये फॉर्मूला है, ये प्रॉफिट का है। ओके सर। और इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आप ये स्टेप तो हम दूसरों को समझाते हैं इसलिए लिखते हैं ना डिटेल में। तो आप एग्जाम में करोगे तो आपको समझाना थोड़ी, आपको तो खुद को करना है, तो आप ये सब नहीं लिखोगे, आप सीधा ये लिखोगे फिर सीधा ये लिखोगे फिर ये लिखोगे, ओके सर। ओके। है ना। तो किसी को डाउट? नो सर, क्लियर। कोई भी किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नो डाउट सर।
हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 24 में आया हुआ है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन। स्क्रीन को थोड़ा ऐसे करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लंबा है। दिख तो रहा है ना सभी को? सर आधी स्क्रीन दिख रही है। सर अब जूम मतलब करने पर क्वेश्चन, दिख रहा है, जूम करके देख सकते हैं। एक बार ऑप्शंस को छोड़ दो क्योंकि ये क्वेश्चन इतना एक पेज का है। एक मिनट, मैं फिर चलो वापस कर देता हूँ, केवल क्वेश्चन देख लो, अगर ऑप्शन में एक बार मत देखो, ऑप्शन बाद में देखो। क्वेश्चन दिख रहा है ना? क्वेश्चन और इसके दोनों स्टेटमेंट। यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि पूरा एक साथ दिखेगा नहीं, वो क्वेश्चन काफी लंबा है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपने नोटिस किया होगा आजकल एग्जाम में। पिछले 3-4 सालों से स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस बहुत आने लगे। तो ये क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर नीचे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फिर बताना है, वो ऑप्शन में बाद में दिखाता हूँ आपको। A person buys 3 आर्टिकल, ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं पूरे पेपर में, ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन आने लगे आजकल। A person buys 3 आर्टिकल PQR फॉर 50 रुपीज। कोई भी व्यक्ति, उसने 3 आर्टिकल खरीदे, 3 वस्तुएं खरीद ली, PQR 50 रुपए की। ठीक है। द प्राइस ऑफ आर्टिकल Q इज 16। Q आर्टिकल है, उसका प्राइस 16 है। विच इज लिस्ट, जो सबसे कम है भाई, मतलब इसका प्राइस है वो सबसे कम है। डेफिनेटली P और R का Q से तो ज्यादा ही होगा। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल P। हमें आर्टिकल P का प्राइस निकालना है, कितना, ये क्वेश्चन है। ये 2 स्टेटमेंट भी दिए हुए हमें। द कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन कॉस्ट ऑफ R। P की जो कॉस्ट है वो R से ज्यादा नहीं है। P की जो कॉस्ट है वो R से ज्यादा नहीं है। ये R है, ये P है। P की जो कॉस्ट है वो R से ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है मतलब कम भी हो सकती है या बराबर भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो P की कॉस्ट है वो R के बराबर है, या फिर R से कम है। इस सिंबल का मतलब समझते हो आप क्या होता है? इसका मतलब P कम है R से या फिर इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा नहीं है, ये ग्रेटर देन का चिन्ह हो गया, तो इसको मैंने काट दिया, इसका मतलब नॉट मोर देन। ये आ रहा है ना सबके समझ में, ये क्या लिख रहा हूँ मैं बीच में, ये क्या लगा रहा हूँ? यस जी सर। सर। नहीं आ रहे? मान लो मेरे को ऐसे लिखना हो कि 5 इज मोर देन 3, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 इज ग्रेटर देन 3, है ना? ये जिस साइड में ओपन होता है ना, वो वाला नंबर बड़ा होता है। इस साइड में ओपन है तो 5 बड़ा है। अगर मैं यस ऐसे सर। लिखूं 4 5, तो इसका मतलब ये 5 बड़ा है, ये इधर आ गया। जिस साइड में ओपन होता है उस साइड में बड़ा होता है, जिस साइड में क्लोज होता है वो वाले नंबर छोटा होता है। तो मेरे को दे रखा है कि P इज नॉट मोर देन R, तो मैं मालूम P इज मोर देन R होगा तो क्या होगा, P ग्रेटर देन R। मोर देन के लिए होगा, बट P इज नॉट मोर देन मतलब मैं इसको काट देता हूँ, नॉट मोर देन मतलब P R से बड़ा नहीं है। ये तो सिंबल है, वैसे सिंबल की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसे मैथमेटिकल सिंबल कैसे काम आते हैं। तो इसने बोला कि P की वैल्यू है वो, आप सिंपल लिख भी सकते हो। अगर P की वैल्यू R से ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, P की वैल्यू R से कम है या फिर बराबर है। ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन R। P की कॉस्ट है वो R से ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, P की जो कॉस्ट है वो R से कम है या फिर बराबर है। हिंदी में लिख देता हूँ, या तो कम है या फिर बराबर है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन कॉस्ट ऑफ P। ये P है, कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन कॉस्ट ऑफ P। ये जस्ट इसका उल्टा लिख दिया। R की जो कॉस्ट है वो P से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो R की कॉस्ट है या तो वो P से कम है, R की कॉस्ट है वो या तो P से कम है या फिर बराबर है।
या बराबर है। इन दोनों से क्या क्या आप बता सकते हो? मतलब इसको मैंने हिंदी में ही ऐसे लिख दिया, इसको भी मैंने लैंग्वेज में। पी की कॉस्ट या तो आर से कम है, या आर की कॉस्ट पी से कम है या बराबर है। ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ होंगे, इसका क्या सेंस निकलता है? यानी ये दोनों स्टेटमेंट हिंदी वाले आप एक साथ पढ़ोगे तो इसका क्या मतलब है? तो फिर सर इक्वल हो सकती है। हाँ मतलब डेफिनेटली इक्वल ही होगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब पी की वैल्यू है वो डेफिनेटली आर की इक्वल ही होगी। इसने यस लिखा है सर। पी की कॉस्ट आर से कम है और या बराबर है, ये बोलता है आर की कॉस्ट पी से कम है या बराबर है। तो भाई अगर यस मान लो सर। पी की कॉस्ट मान लो कुछ भी मान लो 4 5 जो भी है, तो वो बराबर ही होगी ना। मतलब कम और बराबर एक साथ तो हो ही नहीं सकती। तो दोनों में से कौन सी चीज मैच करेगी? बराबर वाली। ये दोनों में कॉमन है ना, बराबर। आर पी से कम है, पी आर से कम है, ये दोनों तो इररिलेवेंट स्टेटमेंट हो जाते हैं। अगर ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ है इसका मतलब क्या हुआ? पी आर के इक्वल है। ये वाले बात समझे कि अगर इन दोनों को मैं एक साथ लिखता हूँ तो ये कैसे हो गया? यस सर, बिकॉज कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन है कि इक्वल ही हो सकती है। एग्जैक्टली इसका मतलब इक्वल है, उसी कंडीशन में होगा। और लिखा हुआ ना यहाँ पे या मतलब और, इसका मतलब होता है कि दोनों में से एक कंडीशन पक्का सेटिस्फाई होगी, तो यहाँ पे ये वाले सेटिस्फाई होगी, बराबर वाली। पी की कॉस्ट आर से कम नहीं है, आर पी से कम नहीं है, तो इसका मतलब दोनों बराबर है। स्टेटमेंट तुम्हें ये बोल रहा है कि पी है वो आर से कम नहीं है, तो मतलब पी आर से ज्यादा नहीं है, यानी पी आर से कम है। ये बोलता है आर पी से कम है, तो डेफिनेटली बराबर है। फिर ये वाली चीज तो होगी नहीं कभी, बराबर वाला ही सेट बैठेगा। नहीं, पी आर से ज्यादा भी नहीं है, पी आर से कम भी नहीं है, बस पी आर के इक्वल है। इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ते हैं तो ये कंक्लूजन निकलता है। यहाँ तक डाउट है किसी को? नो सर। समझ गए ना कि इक्वली क्यों होगा? क्योंकि स्टेटमेंट वन में दे रखा है कॉस्ट ऑफ पी इज नॉट मोर देन आर। पी की कॉस्ट है वो आर से ज्यादा नहीं है। स्टेटमेंट टू में दे रखा है कॉस्ट ऑफ आर इज नॉट मोर देन पी, आर की कॉस्ट ऑफ पी से ज्यादा नहीं है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? दोनों बराबर है। एक लाइन में बोलता है पी आर से ज्यादा नहीं है, दूसरे में बोलता है आर पी से ज्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली इक्वल है दोनों। तभी ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ सेटिस्फाई होते हैं। ये तो मैंने मैथमेटिकल सिंबल में लिखा है, आप इसको लेके कंफ्यूज मत होइए। ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपन सिंपल लैंग्वेज में ऐसा लिख सकते हैं। कुछ देखना आप, कुछ एग्जाम में स्टेटमेंट सिंपली ऐसे लिखे होते हैं, ये लैंग्वेज नहीं लिखी होती, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप इन स्टेटमेंट को सीधा लैंग्वेज पढ़ो, वहां से भी आप ये निकाल के आओगे पी इक्वल्स टू आर। कॉस्ट ऑफ पी इज नॉट मोर देन आर, पी की कॉस्ट आर से ज़्यादा नहीं है। ये बोलता है आर की कॉस्ट है पी से ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली पी और आर की कॉस्ट है वो इक्वल है। तो पी और आर की कॉस्ट इक्वल है। क्यू की 16 है, अगर मैं क्यू में इसमें से घटा देता हूँ तो पी और आर की कंबाइंड कितनी आएगी? पी प्लस आर कितना आएगा? यहाँ से पी प्लस आर, क्यू की 16 है तो पी प्लस आर कितना होगा? 34। इन दोनों से ये निकाल सकता हूँ मैं। यस सर। क्यू की कॉस्ट दे रखी है 16 है, तो पी और आर दोनों की बच गई, वो दोनों की जोड़ दूंगा तो 34 है। और ये हमें बता रहा है पी और आर इक्वल है, तो इक्वल है इसका मतलब पी भी 17 है, आर भी 17 है। और इसने ये जो बोला था पी क्यू लिस्ट है, तो वो अपने आप लिस्ट हो गई, 16 ही है तो कम है सबसे। अब बताओ, अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूँ, व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल पी? हाँ निकाल सकता हूँ, पी के प्राइस 17 है, निकाल सकता हूँ ना। यस यस सर। सर। तो मैंने निकालने के लिए मैंने दोनों स्टेटमेंट एक साथ यूज किए हैं। आप देखो, अगर मैं केवल पहला स्टेटमेंट यूज करता हूँ, ये वाली बात कि पी आर से ज़्यादा नहीं है, यानी पी आर से कम या इक्वल हो सकता है। अब इस एक स्टेटमेंट से मैं आंसर निकाल सकता हूँ क्या, अभी पी की वैल्यू कितनी होगी? नो नो सर। सर। क्यू का पता है मुझे 16 है, मुझे पी और आर का रिलेशन पता है कि पी है वो आर से ज़्यादा नहीं है, कॉस्ट है पी की वो आर से ज़्यादा नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, ये मान लो ऐसे हो सकता है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से केवल आंसर मेरा आ गया है, पर आंसर कैसे आया है? दोनों स्टेटमेंट को मैंने एक साथ यूज किया, स्टेटमेंट 1 एंड 2 को।
तभी मैंने एक इक्वेशन यहाँ निकाली थी, इसी का यूज करके मैंने आंसर निकाल लिया। भी जो गिवन है क्वेश्चन में उससे तो मैं इतना निकाल पाया था कि दोनों का पी और क्यू आर का जो कॉस्ट का सम है वो 34 है। फिर मैंने इन दोनों स्टेटमेंट का एक साथ यूज किया तो मेरे पास एक इक्वेशन और आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन के जरिए मैंने ये निकाल दिया, आंसर निकाल दिया जो इस क्वेश्चन ने पूछा था। बट अगर मैं ओनली अकेला स्टेटमेंट यूज करूँ स्टेटमेंट 1, तो क्या मैं आंसर निकाल सकता हूँ? नो ये तो मेरे सर। पास ये तो है ही, एक ये है। अब आप देखो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये तो गिवन है, तो ये स्टेटमेंट 1 बोलता है कि पी की कॉस्ट है या तो आर से कम होगी या बराबर होगी, ज्यादा तो है नहीं। अब इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करके मैं कोई भी आंसर निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता ही नहीं है, कंफर्म ही नहीं पता कि भी आर की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ। यहाँ पे आर की वैल्यू मैं 18 ले सकता हूँ, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। आर की वैल्यू अगर मैं 19 लेता हूँ तो पी की वैल्यू 15 आ जाती है। 15 तो वैलिड नहीं है क्योंकि क्यू सबसे कम है, 16 से कम तो हो ही नहीं सकती पी की वैल्यू, क्यू लीस्ट है। आर की वैल्यू अगर मैं 20 ले लेता हूँ तो मेरे पास पी की वैल्यू 14 आ जाएगी और कम हो जाएगी। तो आर की वैल्यू अगर मैं 16 ही ले लेता हूँ तो पी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 18। मतलब आर की वैल्यू चेंज करता रहूंगा, वैसे वैसे पी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, बट कोई फिक्स्ड आंसर नहीं निकलेगा। कंक्लूजन का मतलब होता है कि मैं एग्जैक्टली सेम आंसर निकाल दूं, उस क्वेश्चन का एक ही आंसर निकालूं, जैसे ये यहाँ पे एक ही निकाला है। तो केवल स्टेटमेंट यूज करके 1 में कोई भी आंसर नहीं निकाल सकता। सिमिलरली स्टेटमेंट 2 को यूज करके ओनली स्टेटमेंट में कोई भी आंसर नहीं निकाल सकता। बट अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज करता हूँ तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ और यहाँ से मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ, पी की वैल्यू 17 आ जाएगी। यह है समझ में? अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज करता हूँ तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ कि पी और आर की कॉस्ट सेम है, वहां से मैं आंसर निकाल सकता हूँ कि पी की कॉस्ट है वो 17 रुपये है। बट मैं इंडिविजुअली स्टेटमेंट का यूज करके कोई भी आंसर नहीं निकाल सकता। तो यहाँ तक डाउट है किसी को? नो सर। समझ गए ना? अब इसको डिलीट करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। ये इसके ऑप्शंस थे, मतलब ऐसे ही ऑप्शन आते हैं इस टाइप के स्टेटमेंट में, सारे क्वेश्चन के ऑप्शन सेम रहते हैं। ओ ये तो इसको हटा, इसको ये समझ में आ गया ना, इसको हटा देता हूँ जो लिखा हुआ है। अब ऑप्शंस देखो। पहला ऑप्शन बोलता है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। बोलते हैं कि पहला मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट यूज करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट का यूज करके आंसर नहीं निकाल सकता। तो ये गलत है बात, कि मैं वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन यूज करके तो आंसर निकाल नहीं सकता, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, किसी भी एक का। ये तो बोलता है कि पहले स्टेटमेंट का यूज करके निकाल सकते हैं, दूसरे का यूज करके नहीं निकाल सकते, ये भी बात गलत है। आइदर स्टेटमेंट अलोन मतलब किसी भी एक का यूज करके नहीं निकाल सकते। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, दोनों स्टेटमेंट का टुगेदर यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, बट किसी भी एक का यूज करूंगा तो आंसर नहीं निकलेगा। तो ये बात सही है। द क्वेश्चन कैन यस नॉट बी सर। आंसर्ड यूजिंग बोथ स्टेटमेंट, ये गलत है। आंसर तो निकल जाता है अगर हम दोनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज करते हैं तो निकलेगा। इंडिविजुअली किसी भी स्टेटमेंट को यूज करूंगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि फिर तो कंक्लूजन नहीं निकलता है। फिर तो ऐसा है कि पी लेस देन आर है या क्यू लेस देन आर है, वो चलता रहेगा। बट दोनों को अगर मैं एक साथ यूज करती हूँ तो मेरे पास एक कंडीशन सिंपली आ जाती है कि पी इक्वल्स टू आर। इसका यूज करके, और जो गिवन क्वेश्चन है उसमें क्यू का तो दे रखा है, पी प्लस आर का भी दे रखा है 34, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि दोनों का सम 34 है, दोनों इक्वल है, तो पी 17 है, आर भी 17 है। बट ये दोनों, ये वाली कंडीशन कैसे आई? दोनों स्टेटमेंट 1 एंड 2 का एक साथ यूज किया है मैंने। तो ये आया समझ में आपके? यस यस सर। सर। है ना? ये इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें मतलब थोड़ा सा बस ध्यान से देखना होता है।
कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं होती और इजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, ऐसे देखने में लंबे लगते हैं बट गलत होने के चांसेस कम होते हैं। बढ़े आगे। ये भी 24 में आया हुआ है। Two persons P and Q enter into a business. P puts 14,000 more than Q, but P has invested for 8 months and Q has invested for 10 months. P's share is 400 more than Q's share out of total profit of 2,000. What is the capital contributed by P? क्वेश्चन ये बोलता है कि P और Q दो लोग हैं, इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। P puts 14,000 more than Q. मान लो Q x रुपए इन्वेस्ट करता है तो P x प्लस 14,000 इन्वेस्ट करता है। ठीक है, बट P हैज इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ्स। P ने केवल 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था और Q ने इन्वेस्ट किया था 10 महीने के लिए। ठीक, ये कंडीशन एक है। दूसरा दे रखा है P's शेयर इज 400 मोर देन Q's शेयर। जो फाइनली जो प्रॉफिट हुआ टोटल प्रॉफिट में से 2,000 रुपए का, इन दोनों ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें इनको प्रॉफिट हुआ था 2,000 रुपए का। इसमें P का शेयर है, एक Q का शेयर है। Q का शेयर मान लो Y है। P's शेयर इज मोर 400 मोर देन Q। ये Q इससे 400 रुपए ज्यादा है। ठीक, और दोनों का सम कितना है 2,000। 2,000 रुपये प्रॉफिट हुए, उसमें से इसको Y मिला जिसको Y प्लस 400 मिला। तो यहाँ से तो आप Y की वैल्यू निकाल सकते हो ना इजिली। प्रॉफिट तो ये दो लोगों में बंटा है। यस सर। तो टोटल प्रॉफिट है Y प्लस 400 प्लस Y प्लस 400 प्लस Y बराबर 2,000। Y प्लस Y 2Y, 2,000 माइनस 400 1,600। Y की वैल्यू कितनी आ गई 800। तो सिंपली P को कितना प्रॉफिट मिला 800 प्लस 400 1200। और Q को कितना मिला 800। देख लो इसके 400 ज्यादा ही है ना P के। तो 2,000 रुपये का जो फाइनली उनको प्रॉफिट हुआ उसमें से P को 1200 मिल गई, Q को 800 मिल गई। बट हमें ये नहीं पता कि P ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी, ये कैपिटल उसने इतनी कंट्रीब्यूट की थी वो हमें निकालनी है। तो इसने जो एक्स अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो 10 महीने के लिए की थी, इसने एक्स प्लस 14,000 की थी बट वो 8 महीने के लिए की थी। तो टोटल जो टाइम मनी था, टाइम मनी मतलब कि ये 10 महीने के लिए इतनी अमाउंट इन्वेस्ट की है, तो ये टोटल कितनी अमाउंट हो गई, ये 8 महीने में कितनी हो गई। ठीक है, उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। जितनी इनकी टोटल कैपिटल हो जाती है उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा दोनों को। तो टोटल इसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 8 महीने तक रखे थे, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको। मान लो कि ये इतना इतना रुपए इन्वेस्ट किया इसने 8 महीने के लिए, इसने इसके मान लो 10x हो गए। ठीक है, ये P की कैपिटल है, ये Q की कैपिटल है। इनको प्रॉफिट ये कैपिटल के है कैपिटल, और प्रॉफिट है इन दोनों का 1200 और 800। जो कैपिटल का रेशियो होगा उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब ये वाला क्वेश्चन वैसे रेशियो का ज्यादा था, ये प्रॉफिट जैसे वर्ड यूज हो गया। 2-3 टॉपिक है ना अपने, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट, ये सब मिक्स टॉपिक है। इसकी जितनी कैपिटल थी इन दोनों की उसी रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब ये तो अपना नॉर्मल फैक्ट है ना कि जितनी पूंजी जो लगाएगा उसी रेशियो में उसको लाभ मिल जाएगा। तो अगर मैं दोनों की कैपिटल का रेशियो निकालूं x प्लस 14,000
और इसने 10x, यानी इसने 10 महीने के लिए लगाई थी, इसने 8 महीने के लिए लगाई थी। वो इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, इसका 1200 था, इसको 800 मिला था। ठीक है, ये काट पीट पहले कर लेते हैं। 40 है 40, और ये भी 4, ये 5, ये कितना होगा 4x, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x, और ये 56,000, 56,000, नीचे है 5x, इधर है अपना 3/2। ये आपको पता है ना इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो आपने कभी पढ़ा होगा स्कूल में, इस टाइप से गुणा करते हैं डायगनली दोनों को। मतलब उसका मतलब है कि आप बराबर को हटाना बराबर इसको हटाना चाहते हो डिवीजन को, तो इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, क्या हो गया 4x को 2 से करो 8x, 56,000 को 2 से करो 112,000, इसको करो 15x, 3 को 5x से करेंगे तो 15x। अब ये 15x है, ये 8x है, इधर लेके आऊंगा तो ये 7x होंगे, ये 11202, x की वैल्यू क्या होगी, ये 7 मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवीजन में आ जाएगा, 112,000 को 7 से डिवाइड करो, 116,000, 1000। x की वैल्यू 16,000 आ जाएगी। x तो q की अमाउंट कैपिटल है ना, इसने p का पूछा है, तो p क्या है, x प्लस 14,000 है, तो x प्लस 14,000 कितना हो जाएगा, 16,000 प्लस 14,000 कितना हो जाएगा 30,000। 30,000, क्योंकि इसने p का पूछा, ये ध्यान रखना। अगर ये q का पूछता, फिर इसमें ऑप्शन भी नहीं है 16 वाला, तो इसलिए गलती होने के चांसेस नहीं थे इस क्वेश्चन में, वरना कई बार वो क्वेश्चन क्या करते हैं यहाँ पे 16,000 कर देते हैं, वो गलती में जल्दबाजी में ये कर देते, तो वो रहता है, वो थोड़ा ध्यान रखना था। हमने देखा है ना पीछे 2-3 क्वेश्चंस में कि ऐसे दोनों के आंसर लिखे होते हैं। तो इसमें कोई डाउट है किसी को? नो। सबको क्लियर हो गया ना, ये सिंपल है, मतलब जितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है आपको प्रॉफिट भी उसी अनुपात में मिल जाएगा, कैपिटल और प्रॉफिट का रेशियो दोनों के लिए सेम रहेगा, जी सर क्लियर है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी 24 में आया था शायद, इसका मैं वो लिखना भूल गया, आगे कौन से। What percentage of water must be mixed with honey so as to gain 20% by selling the mixture at the cost price of honey? इसने क्या बोली है कि हमारा जो कुछ भी हनी है मान लो इसके पास, उसमें कितना वाटर मिक्स किया जाए कि प्रॉफिट भी 20% हो जाए, और उसी प्राइस पे उस मिक्सर को बेच दे। मिक्सर को, ये जो मिक्स हुआ हनी प्लस वाटर का, हनी और वाटर का मिक्सर, इसको बेचने से उसको 20% का प्रॉफिट भी होना चाहिए। वो बेचेगा भी किस रेट पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी, जिस कॉस्ट पे हनी को खरीदा था उसी कॉस्ट पे उस मिक्सर को बेच दे, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो हनी की थी वो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए मिक्सर की। ये तो पता ही है कि सेम कॉस्ट पे बेचेंगे तो कुछ मिक्स किया है तभी 20% प्रॉफिट होगा, ये तो मतलब कॉमन सेंस वाली बात है ना। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के सेम रेट में बेचना चाहते हो, सेम बेचोगे तो प्रॉफिट होगा नहीं, जीरो होगा, बट आपको 20% प्रॉफिट भी कमाना है, इसका मतलब आपने कुछ तो मिक्स किया है उसमें। तो इसने हनी में पानी मिक्स किया है, वाटर मिक्स किया है, वो कितना मिक्स किया है वो हमें बताना है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रखना है दोनों का। ये हनी का है, ये प्योर हनी खरीदा था उसने, हनी का लिखा हुआ है, बट यहाँ बेच रहा है वो मिक्स करके, यानी इसमें हनी प्लस वाटर दोनों ही है। ठीक है, तो मैं मान लो कि कुछ भी अज्यूम कर लूँ कि 100 लीटर हनी, 100 लीटर, मान लो उसने 100 लीटर शहद खरीदा था, अज्यूम कर लो 100 रुपये में, हालांकि 100 रुपये में तो आता नहीं है, बट अज्यूम कर रहा हूँ 100 ml मान लो तुम, 100 ml हनी खरीदा था उसने 100 रुपये में,
ठीक है, उसने 20% का प्रॉफिट भी कमाना है, यानी कि खरीदा था तो प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे होगा, तो 20% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा उसको? 120। 120। 120 में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकलता है, हमने देखा ही था कि प्रॉफिट बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस रहता है। बट उसने बोला है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस सेम रखना है, भले वो मिक्स करके बेचे कैसे भी बेचे, उसको सेम रखना है। तो उसको 120 रुपये में कितना बेचना पड़ेगा? 120 रुपये में इसका मतलब 120 ml बेचेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 1 ml का कितना हुआ, 1 रुपया हुआ ना। तो 120 रुपये में उसको 120 ml ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो प्राइस है वो 1 ml 1 रुपया पर ml लिखना है, 1 रुपये पर ml, उसी में उसको बेचना है। तो इसने लिखा है कि बाय सेलिंग द मिक्सर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी। तो 120 रुपये में बेचेगा तभी उसको 20% का प्रॉफिट होगा, बट वो 120 रुपये में बेचेगा कितना, 120 ml। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने कितना कितना वाटर मिक्स किया हुआ है यहाँ पे? ये हनी है, ये अपना मिक्सर है, 20 ml। और 20 ml 100 का कितना परसेंट हो गया, क्योंकि अपना बेस तो 100 था, 20%, यानी 20% वाटर मिक्स किया है तभी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर? यस सर। क्योंकि ये मतलब, एक बार वापस से रिव्यू दे दीजिए इसका। ठीक है ठीक। इसने बोला है कि कितने परसेंट वाटर वो मिक्स करें जो हनी उसने खरीदा था, कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए बाय सेलिंग द मिक्सचर, जो मिक्स उसने कर लिया वो बट बेचना का उस किस पे, एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी, यानी कि उसको जो हनी की कॉस्ट प्राइस है, हनी की कॉस्ट प्राइस है उसी रेट पे ही उस मिक्सर को बेचना है, सेलिंग प्राइस भी उसी पे रखना है। ये लाइन लिखी हुई ना, बाय सेलिंग द मिक्सर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी, जिस अमाउंट में, जिस रुपए में, जिस रेट पे उसने हनी खरीदा था उसी रेट पे उस मिक्सर को बेचना है। भाई प्योर हनी बेचेगा तो फिर उसको तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। या आप सेम कॉस्ट पे, सेम कॉस्ट पे कोई चीज खरीदी है, उसी को आप सेम रुपए में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। बट यहाँ पे 20% प्रॉफिट भी कमाना है, इसका मतलब उसने मिक्सर बेचा है, बात भी यहाँ मिक्सर की हो रही है, इसमें कुछ मिक्स करके बेचा है। तो अज्यूम कर लिया मैंने कि उसने 100 ml हनी खरीदा था, 100 रुपये में खरीद लिया मान लो, मतलब 1 रुपये पर ml के हिसाब से मान लो हनी खरीद लिया। अब प्रॉफिट 20% कमाना है तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा उसको, 120 रुपये में। यस सर। 120 रुपये में वो बेचेगा तभी उसको 20% प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो कॉस्ट हमारा 100 रुपये था, मुझे प्रॉफिट 20% कमाना है, तो मुझे अपनी वस्तु को 120 रुपये में बेचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि उसको बेचना भी सेम रेट पे है जिस रेट पे उसने हनी खरीदा था। अगर मैं इसी रेट पे ये बेचूंगा तो मुझे 120 रुपये में कितना माल बेचना पड़ेगा, 120 ml कंटेंट बेचना पड़ेगा। राइट। 120 ml कंटेंट टोटल बेचा है, ये मिक्सर है बेसिकली, प्योर हनी तो है नहीं, ये हनी है। तो 100 ml हनी था, कितना मिक्सर मुझे 120 ml बेचना पड़ेगा, यानी कितना मैंने उसमें वाटर मिक्स कर लिया, 20 ml मिक्स कर लिया ना। प्रॉफिट भी 20 रुपये कमाना है, 20% कमाना है, बेचना भी सेम रेट पे है, तो 120 ml में कंटेंट बेचूंगा। हनी तो मेरा 100 ही था, उसमें 100 ml था, उतने रुपए में तो मैंने 100 ml हनी खरीदा था, तो मैंने 20 ml क्या मिला दिया, उसमें वाटर मिला दिया। जब आपने वाटर 20 ml मिला दिया और आपका हनी था वो 100 ml था, तो कितने परसेंट वाटर मिलाया आपने हनी में, 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 20% मिलाया आपने। ठीक है, ये समझ में आया आपको? यस सर, आ गया, ये पूरा समझ आ गया।
है ना। ये तो सिंपल मतलब थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे मान लो भी आपको बेचना भी सेम रेट पे है, जिस रेट पे आपने हमने किया था उस पे मिक्सर बेचना है, लाभ प्रॉफिट भी कमा लेना है। तो डेफिनेटली इसने कुछ मिक्स किया होगा इसमें भी, तभी उसको प्रॉफिट होगा। वो मिक्स कितना किया वो हमें बताना है। तो हमने 100 ml के पीछे उसको 20 ml मिक्स किया है, इसमें मतलब 20% मिक्स किया है। यस ठीक है, आगे बढ़ें? गॉट इट। यस सर क्लियर है। तो फिर ठीक है, हम बाकी आज का कर लेते हैं, कल एक एक क्लास इस पे और रखते हैं इसी टॉपिक पे।